एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में एक हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। हमारे लिए भी जनाब दुआ कर लिया करें ताकि हमारा और आपका ये जो साथ है ये इसी तरह आगे शादाबाद रहे और आगे इसी तरह बढ़ता रहे। आपको पता है हफ्ते का आखिरी दिन है ये और कई दफ़ा तो हमारी एनर्जी इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है और अच्छा महसूस हम लोग कर रहे होते हैं कि चलो जी आज तो लास्ट वर्किंग डे और काम के बाद ढेर सारा हम लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात हमारा पूरा हफ्ता ऐसा गुजरता है, वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, काम करना पड़ता है और बंदा थक जाता है और एनर्जी फुल एंड हो गई होती है, फुल लो होती है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके साथ ऐसे टॉपिक्स शेयर करें जिसके आपकी जो थकन है या आपकी जो बोरियत है वो बिल्कुल दूर हो जाए और आप अपना वीकेंड भरपूर अंदाज से गुजार सके। और शहर लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो जनाब ये वैसे ही जिंदा दिलाने लाहौर के नाम से मशहूर है, जाना जाता है और यहाँ के लोग जो है जिंदगी को बड़े ही भरपूर अंदाज से जीते हैं, खूब हल्ला गुल्ला भी करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि 6 दिन के बाद काम करने के बाद हमारा एक वीकेंड आता है, एक दिन आता है छुट्टी का, तो उसे भी हमें भरपूर अंदाज से मनाना चाहिए, अच्छे अंदाज से मनाना चाहिए और ख़ुद को आने वाले हफ्तों के लिए एनर्जाइज करना चाहिए ताकि अब आगे जो हफ्ता आएगा उसके लिए हम अच्छे तरीके से मोटिवेटेड हो और अपने काम पर ध्यान दे सके, फोकस्ड रह सके। तो इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और सेहत और फिटनेस के हवाले से बात करेंगे कि हम लोगों ने फिट कैसे रहना है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और आमतौर पर वीकेंड पे हम सब अपने दोस्तों से मिलना मिलाना होता है, फैमिली गेट टुगेदर होते हैं और साथ ही साथ खाबे भी उड़ाए जाते हैं। जब खाने की बात हो तो जनाब लाहौरिये खाबों में एक अलग ही अपनी पहचान रखते हैं और हम मुख्तलिफ किस्म के खाबे तो उड़ा लेते हैं या खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी मसाइल का सामना भी हमें करना पड़ता है। कई लोगों को गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो जाता है या वो जब ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो हज़म नहीं कर पाते हैं और मैदे में जलन या गैस जैसे मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है। कई लोग मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो जाते हैं और खाने का बर वक्त हज़म ना होना मैदे के साइज़ में इजाफे का सबब बन सकता है जिसका नतीजा मोटापे की शक्ल में निकलता है। तो गैर मुतवाजिन खुराक, खाने के औकात ठीक ना होना और वर्जिश ना करने की वजह से पाकिस्तान में मोटापे की शरह में इजाफा होता जा रहा है। WHO की हालिया तहकीक में पता चला है कि निस्फ पाकिस्तानी खवातीन और बच्चों को मोटापे का सामना है जबकि बाकी ग़िज़ायत की कमी का शिकार है जो उनकी खाने पीने की आदत और तर्ज ज़िंदगी के बाइस है और ये एक गैर मामूली तादाद है जो बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद बताया गया है कि हर साल दुनिया भर में 55 मिलियन अफराद NCDs या फिर ख़राब तर्ज ज़िंदगी के बायस होने वाली बीमारियों से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो खुराक के हज़म ना होने और मोटापे में कितना गहरा ताल्लुक है, मोटापे से निजात कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक हैं, पेडियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये जो ताल्लुक में बता रही थी कि खुराक का हजम ना होना और मोटापे का कितना गहरा ताल्लुक है इनका आपस में? आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो हम जंक फूड्स या स्पाइसी फूड लेते हैं और ऑयली फूड स्पेशली, ये बहुत देर से हजम होते हैं। जितना ज़्यादा स्टमक में स्टे करते हैं, स्टमक बेसिकली एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, बैग है, ओके उसमें आप डालते जाएं चीज़, उसका साइज़ बढ़ता जाता है और जब खाना देर से हजम होगा, आपने ऑयली चीज़ें खा ली हैं, एक टाइम ड्यूरेशन है। फॉर एग्जांपल हम पानी से बात करते हैं, पानी का नॉर्मल स्टे स्टमक के अंदर 15 मिनट्स है, ओके उससे ऊपर चले जाएं जूसेस हाफ एन आवर, मिल्क शेक, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इनका जो है तकरीबन 5 to 6 आवर्स इनका स्टे है स्टमक के अंदर। ओके और इसी तरह से स्पाइसी फूड्स, अगर आप सिंपल रोटी खा लें तो ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स में वो निकल जाती है स्टमक से आगे। और अगर आप पराठा लें या और कोई ऑयली चीज़ें लें तो दैट विल स्टे देयर फॉर 4-5 आवर्स। तो जितना ज़्यादा स्टे करेंगे स्टमक की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, स्टमक एक्सपैंड होता जाता है। ठीक है। मैं बीइंग सर्जन मैं देखता हूँ स्टमक लोगों के बहुत बड़े बड़े स्टमक होते हैं। जाहिर है जो लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाने की वजह से फिर वो उसका साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ता रहता है और उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हैं। उसमें रिफ्लक्स डिजीज बड़ी कॉमन है। अच्छा, मैदे का साइज बढ़ जाएगा तो फिर आपको ज्यादा भूख लगेगी, फिर आप टाइम भी नहीं देखेंगे कि क्या टाइम है, मैंने खाना है कि नहीं खाना, फिर आप ज्यादा क्रेविंग्स होगी और आप उसको खाएंगे।
भूख भी ज़्यादा लगती है और कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक इंसान एक रोटी खा रहा है, जब कैपेसिटी बढ़ गई तो वो 2, 3, 4 रोटियों पे चला जाता है। जैसे जैसे वो कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसी तरह से फिर उसका ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ती है कि पेट नहीं भरा अभी। हम खाना कब रोकते हैं? जब समझते हैं कि अब पेट भर गया। नॉर्मली यही होता है ना। हाँ जी, अब आपने एक रोटी खा ली, पेट नहीं भरा क्योंकि स्टमक की कैपेसिटी नहीं है अभी, बिल्कुल उसमें जगह है अभी, 2, 3, 4 खा ली, हाँ अब पेट भर गया। तो दिस इज द रीजन कि स्टमक का साइज बढ़ता रहता है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी यही है ना कि हम चाहे कोई फिजिकल एक्टिविटी करें या ना करें, लेकिन हमारा जो टाइम है ना वो फिक्स होना चाहिए। सुबह हम लोगों ने नाश्ता अपने टाइम पे करना है, उसके 3-4 घंटे के बाद कुछ काम नहीं किया होगा, चाहे लेटे ही होंगे, सोए होंगे, लेकिन उठ के हमने खाना खाना है। फिर उसके बाद हमने रात का भी खाना खाना है, चाहे कुछ भी ना किया हो पूरा दिन। तो ये भी चीजें फिर वो उसको बड़ा करती जाती है मैदे को। एग्जैक्टली मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग ना खाना टाइम देखकर खाते हैं। हाँ, अच्छा टाइम हो गया खाने का। यस एग्जैक्टली, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। हम अपनी कैपेसिटी देखकर या अपनी भूख देखकर नहीं खा रहे। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसको फिर इसका हल क्या है? अगर इस तरह मैदे का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो क्या इसको श्रिंक किया जा सकता है, वापस अपनी जगह पे लेकर आया जा सकता है? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि साइज ना बढ़े। उसके लिए कुछ प्रिवेंशन हैं। जरूर, सुन्नत तरीका भी है कि खाना कम खाएं, पेट भर के नहीं खाएं। एग्जैक्टली आपने अगर कैपेसिटी आपकी एक चपाती की है तो आप उससे क्वार्टर ले लें, आधी ले लें। और मैं हमेशा अपने पेशेंट से भी कहता हूं कि आप दिन में 10 मरतबा खाना खा लें, लेकिन पोर्शन मील थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ओके। आपका पेट ये नहीं कि आपने बस खाना ही खाना है, नो। आपका पेट नहीं भर रहा, कोई बात नहीं, आप आधी चपाती खा के बस कर दें, 3-4 घंटे बाद फिर ले लें थोड़ा सा। सही। तो ये एक तो सुन्नत तरीका, इससे आपके स्टमक ठीक रहता है, कैपेसिटी नहीं बढ़ती उसकी, और आपकी एक रूटीन बन जाती है कि आपने इतना ही खाना है। अब बढ़ गया स्टमक, फिर क्या करना है? यस, स्टमक बढ़ना हमें ऐसे पता नहीं चलता। कि जब साइज बढ़ता है पेशेंट का अपना, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ इसका स्टमक का साइज बड़ा हो गया, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, जी क्या खाते हैं, आपकी खुराक क्या है? अच्छा, वैसे उनसे पूछें डॉक्टर साहब नहीं भूख ही नहीं लगती, क्या खाते हैं? अच्छा, रूटीन बताएं हमें, सुबह से शाम तक क्या खाते हैं? ठीक है। वो पता चलता है 3-3, 4-4 पराठे खा लेते हैं, 3-4 नान खा लिए, डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही। ये इतने सब चीजें खाने के बाद कहाँ भूख लगेगी फिर आपको आगे? हाँ, तो अब अगर साइज बड़ा हो गया पेशेंट का, ठीक है, वेट गेन कर लिया उसने, तो उसमें हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि इसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए और अभी कितना है। सही। तो उसको एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो हम कैलकुलेट करते हैं। अगर BMI ज़्यादा है नॉर्मल से, तो फिर हम उसे डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करते हैं। अगर थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, जैसे हम कहते हैं ओवर वेट है पेशेंट, फिर हम उन्हें कहते हैं कि जी आप डाइट कर लें। ओवर वेट कितने में आ जाता है? मतलब कितना वेट होगा तो हम उसको ओवर वेट में कंसीडर करते हैं? नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे 15 kg 20 kg एक्स्ट्रा है, तो हम कहते हैं ये ओवर वेट है। ठीक है। और ओवर वेट बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो अपने आप को ओवर वेट नहीं समझते। वेस्ट से भी चेक किया जाता है कि इतनी अगर आपकी वेस्ट चली गई है, खासतौर पर मर्दों के हवाले से भी कहा जाता है, औरतों के हवाले से भी कहा जाता है कि इतनी वेस्ट चली गई तो आप ओवर वेट में आ जाते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं हाइट के मुताबिक। अच्छा। BMI बेसिकली इंडिकेटर है, हाइट और वेट दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है इसका। तो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है। अगर 25 से नीचे है तो ठीक है, 25 से 30 तक चला गया तो ये ओवरवेट में आ जाता है। 30 से 35 है तो ओबेसिटी क्लास 1, 35 से 40 है तो ओबेसिटी क्लास 2, और 40 से ऊपर है तो फिर ओबेसिटी क्लास 3। ठीक है। तो ओवरवेट और ओबेसिटी क्लास 1 में हम कहते हैं कि आप जिम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, डाइट कर लें, अपना खाना कंट्रोल कर लें। अच्छा, उसमें फिर कुछ और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। हम कुछ मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, हमारे डाइट प्लान्स हैं, और आजकल कुछ मेडिसिन आ गई हैं मार्केट में जिनसे वेट लूज होता है। 15 kg तक तो आप लूज कर सकते हैं उनसे। लेकिन क्या उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे फिर हमारे बॉडी के ऊपर? देखिए, साइड इफेक्ट्स तो हर मेडिसिन के, इवन यू टेक अ पैनाडोल, हाँ, उसके भी हमारे ऑर्गन्स पे जो है वो साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क बेनिफिट। अच्छा, बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है, ओके गो हेड, सही, मेडिसिन ले लें। तो अभी तक हमने बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखे इसके। मैं अपने पेशेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें हम कुछ इंजेक्शंस हैं वो देते हैं पेशेंट्स को, उससे वेट रिड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10 to 15 kg तक बस। और कंपनी खुद भी ये क्लेम करती है कि इससे इतना ही वेट लूज होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसके साथ फिर उन्हें डाइटिंग भी करनी पड़ती है, और ये रोजाना की बुनियाद पर जो मेडिसिन आप बता रहे हैं उन्हें लेनी पड़ती है फिर? कुछ मेडिसिन रोजाना की बुनियाद पे हैं, कुछ ऐसी हैं जो वीकली बेसिस पे आती हैं। ठीक है। वीक में आपने एक इंजेक्शन लगाना है,
और फॉर 3-4 मंथ्स, उसके बाद फिर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार वेट नीचे आ गया, आपने सारी लाइफ तो मेडिसिन नहीं लेनी ना। एग्जैक्टली, हाँ आप जी। 3-4 मंथ्स के बाद स्टॉप करते हैं और फिर उसको मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मेंटेन नहीं करते लोग, और मेंटेन करना वैसे भी मुश्किल काम है। आपके सामने खाना पड़ा, आपका दिल कर रहा है खाने को, बड़ा मुश्किल है रोकना खुद को। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो फिर सर्जरी है। हम स्टमक का साइज ही कम कर देते हैं, ओके, ठीक है, या स्टमक को बाईपास कर देते हैं। ठीक है। स्टमक की कैपेसिटी नॉर्मल है 1 लीटर to 1.5 लीटर, नॉर्मल कैपेसिटी। सही। कुछ लोग उसको बढ़ा के कहीं बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, खाना खा खा के, जैसे आपने बताया स्टमक का साइज बड़ा कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर है। और इसको हम फिर रिड्यूस करके 150 ml तक ले आते हैं। आप समझें कि 70 to 80% स्टमक हम निकाल देते हैं। ओके। फिर कैपेसिटी कम हो जाती है, नंबर 1। और नंबर 2, एक हार्मोन है ग्रेलिन, जो स्टमक के इस पोर्शन से निकलता है जो हम निकाल देते हैं। वो ग्रेलिन बेसिकली एपिटाइजर है। जब वो ग्रेलिन हार्मोन निकल जाता है तो आपकी भूख कम हो जाती है। अच्छा। आपके सामने खाना पड़ा होता है, दिल नहीं करता खाने को, लोग सब खा रहे हैं, बड़ा मज़ेदार खाना है, नहीं दिल कर रहा खाने को, उससे वेट रिड्यूस होता है। और अगर आपका दिल किया, भूख लगती भी है, ये नहीं कि बिल्कुल भूख नहीं लग रही, भूख लगती है, आपने फॉर एग्जांपल क्वार्टर चपाती ली है, ठीक है, पेट भर गया। एक कबाब खाया, पेट भर गया, सही। अब ज़रूरत नहीं है। मतलब वो स्टमक को ही उतना वो छोटा कर दिया। अच्छा, बहुत ये टर्म सुनी जाती है कि स्टमक के ऊपर बैंड लगाया जाता है उसके साइज को छोटा करने के हवाले से, तो उससे भी इफेक्ट होता है ये चीजें जो आप बता रहे हैं? गैस्ट्रिक बैंडिंग और बेलूनिंग। अच्छा। कुछ लोग स्टमक के ऊपर बैंड लगाते थे, कुछ उसके अंदर बैलून डाल देते हैं, इनके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स थे। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं दुनिया से ऑलमोस्ट। अच्छा। अब हम इसे लेते हैं एज अ स्टेप प्रोसीजर। किसी पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, हम सर्जरी नहीं कर पा रहे उसकी, तो हम क्या करते हैं, स्टमक को बैंड कर देते हैं या उसके अंदर बैलून डाल देते हैं। कैपेसिटी कम करना बेसिकली मकसद है हमारा। थोड़ा सा वेट रिड्यूस होगा, फिर हम सर्जरी करेंगे, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन है सर्जरी। सही। जो बैलून है इसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है पेशेंट्स को, इसका साइड इफेक्ट है, इसलिए ख़त्म हो गया दुनिया से। बैंड वो हमने कई निकाले भी हैं, मैंने खुद निकाले हैं बैंड्स लोगों के, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, स्टमक से ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं, या स्टमक को काट के उसके अंदर चले जाते हैं बैंड्स। तो मैंने खुद निकाले हैं ये बैंड्स, तो इनकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए अब ये ख़त्म हो गए दुनिया से। अब ये सर्जरी पे ट्रांसफर हो चुके हैं सारी बेस्ट टेक्निक्स प्रोसीजर अभी तक के जो रिसर्च के मुताबिक है, वो दिस इज दी बेस्ट प्रोसीजर, बैरिएट्रिक सर्जरी। लेकिन सर फिर इस सर्जरी के बाद दोबारा से अगर मतलब किसी ने अपने वापस उसी साइज में आना हो अपने मैदे के, तो वो नहीं आ सकता? आ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा। वेट रीगेन सर्जरी के बाद एक चीज़ है जिसे हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं अपने रेजिडेंट्स को। वेट रीगेन की कुछ रीजंस हैं, उसमें नंबर 1 रीज़न पेशेंट है, पेशेंट चॉइस है उसके बाद, और फिर उसके बाद प्रोसीजर टेक्निक्स हैं। ठीक है। पेशेंट चॉइस जो पेशेंट अपना खुद करता है, वो अपने साथ ऑपरेशन के बाद चॉकलेट खाना शुरू कर दी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसी तरह से जंक फूड्स लेना शुरू कर दिए। सही। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं वो दोबारा से अपनी। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर किसी का स्टमक डिक्रीज़ किया, 80% कम कर दिया, और उसका वेट था 200 kg और वो 90-100 kg पे आ गया, अब वो वापस 200 पे नहीं जा सकता, मैक्सिमम 120-130 पे चला जाएगा। तो ये है। अच्छा, दूसरा पेशेंट चॉइस, कि कौन से पेशेंट का कौन सा ऑपरेशन करना है। ओके। इट्स नॉट लाइक कि मरीज़ आया और मैंने सीधा ऑपरेशन कर दिया उसका, नहीं। हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी डाइटरी हैबिट्स देखते हैं, साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन करते हैं उसकी कि ये करता क्या है अपने साथ। कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने सोचा हुआ कि हमने खाना ही खाना है, बस खाने के लिए जिंदा है, ठीक, उनको हम फिर कुछ डिफरेंट प्रोसीजर ऑफर करते हैं। नॉट स्लीव, सिर्फ हम स्टमक छोटा नहीं करते, स्टमक को बाईपास करते हैं। अच्छा। फिर वो अगर खा भी लें, ओवर ईट कर भी लें, तो वो स्टमक में स्टे नहीं करता, सीधा इंटेस्टाइन से निकल के बाहर चला जाता है। ठीक है, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर ठहरता ही नहीं है, स्टमक के अंदर exactly, ठहरता ही नहीं है, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं बनता खाना फिर। ओके। तो वो प्रोसीजर बेसिकली टेलर करना पड़ता है हमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते फिर हमारी बॉडी के ऊपर, बाईपास के, स्टमक बाईपास के? वो मैंने बताया ना कि हम पहले से उनको चीज़ों को एंटीसिपेट करते हैं। अच्छा। कि अगर हमने बाईपास करना है तो क्या क्या डेफिशिएंसीज आएंगी पेशेंट में। कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज आती हैं, एनीमिया हो जाता है पेशेंट्स को, कुछ के बाल गिर जाते हैं, लेकिन ये हमें सारी चीज़ें पता होती हैं पहले से कि ये होना है। तो हम पेशेंट को तकरीबन 1 से 1.5 साल के लिए कुछ मेडिसिन पे रखते हैं, दैट इज जस्ट मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स लेते हैं पेशेंट्स, हमारे डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं, तो इन
साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हैं। मतलब एहतियात उसके बाद भी करनी चाहिए। तकरीबन हम कहते हैं कि 3 माह हमारा डाइट प्लान फॉलो कर लें, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें, उसके बाद आप जो मर्जी करें। लेकिन अगर किसी ने सर्जरी पे नहीं जाना, ठीक है, उसने सिरे से ही सर्जरी पे नहीं जाना, लेकिन उसने अपना वेट रिड्यूस करना है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? वो किस तरह की डाइट कर सकता है? आपको पता है लाहौरी वैसे ही खाबों के बड़े शौकीन होते हैं, आज भी वीकेंड है, हर कोई घर पे नाश्ता कर रहा होगा, देसी नाश्ता चल रहा होगा, तो वो किस तरह अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको ठीक करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, या मैदे का जो साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट विल है, ठीक है। हम सबसे पहले ये एवेल्युएट करते हैं कि पेशेंट कितना शौक रखता है कि मेरा वेट कम हो, कितना तंग है अपने वेट से। सही। उसके लिए फिर साइकेट्रिस्ट है हमारे पास, वो एवेल्युएट करते हैं कि वाकई इज ही सीरियस अबाउट कि वेट कम करना है। अगर वो खुद सीरियस नहीं है, फॉर एग्जांपल बच्चे हैं जिनका वेट बढ़ गया, तो ये बच्चियां हैं, पेरेंट्स ले आते हैं कि जी ये बुरी लग रही है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो खुद कितने सीरियस है। सही। ठीक है, उसके बाद फिर हम डाइट प्लान ऑफर करते हैं। डाइट प्लान देखें अपनी विल है, खुद पे कंट्रोल करना वो पेशेंट नहीं करना है, उसमें हमारे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। यस, मेडिसिन है जिनसे एपेटाइट कम हो जाती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है, ठीक है, और भूख नहीं लगती, कुछ मेडिसिन है इस तरह की, वो हम देते हैं। लेकिन अगेन डाइट प्लान की जहाँ तक हम बात करें ना, दैट इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। जैसे हमारे कपड़े सिलते हैं ना, हर एक के अलग साइज के कपड़े हैं, इस तरह से हम कहते हैं कि डाइट प्लान हर एक के लिए अलग है। ये जो फेसबुक पर डाइट प्लान चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाइट प्लान चल रहे हैं, उसको देख के फॉलो कर लिया। अच्छा, अभी मैं आपको छोटे से एग्जांपल दूं, पेशेंट आई मेरे पास, उसको ना मल्टीपल एब्सेस बननी शुरू हो गई बॉडी पे। अच्छा। मैंने कहा जी क्या हुआ? खैर मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री ली, मैंने कहा आप डाइटिंग तो नहीं कर रहे हैं? कहती हैं हाँ, मैं पिछले को 2 माह से डाइटिंग कर रही हूँ। ओके। वो डाइट में जब कुछ चीज़ें हैं जो आप रिड्यूस करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है, तो एब्सेस बनना शुरू हो गए। तो इसलिए डाइट प्लान हर एक के लिए अलग है, एक अलग है, क्योंकि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर किसी भी डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब ओबेसिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपने मैदे के साइज को हम कम कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज या अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करके। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जो माशरे की जड़ें खोखली करता जा रहा है, और वो मसला है नौजवानों में और ख़ास तौर पर ख़वातीन में नशे के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ रुझान। ये मसला ना आज का नहीं है, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी इसकी लपेट में आती जा रही है। पाकिस्तान में मनशियात के आदी अफराद की मजमूई तादाद 8 मिलियन के करीब है, और मनशियात का इस्तेमाल हर साल मुल्क में करीबन 2.5 लाख इंसानों की जान भी ले लेता है। और जदीद तहकीक के मुताबिक मनशियात ने ज़्यादा ख़वातीन को बुरी तरह मुतासर किया है, और हालात में आपको पता है तेज़ी से होने वाली अबतरी उन्हें ज़हनी मसाइल से दो चार करती है, और उस ज़हनी कुर्ब से निकलने के लिए अब ख़वातीन भी तेज़ी से नशे की लत में मुब्तला होने लगी हैं, जो कि हम सबके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी बनती जा रही है। तो औरतों में नशों की बढ़ती जो शरह है वो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। तो गरीब औरत अपने मसाइल से निजात हासिल करने के लिए नशे को अपना बेहतरीन दोस्त तस्वुर कर लेती है, और वो ख़वातीन जिनके पास वाफिर मिकदार में पैसे होते हैं वो दूसरी औरतों को देखा देखी नशा शुरू कर देती हैं। हाई सोसाइटी की औरतों के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दौर में नशा आवर चीज़ों की इकसाम भी काफ़ी बढ़ चुकी है। दुनिया में बताया जाता है कि 500 से ज़ायद ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसे मनशियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हुकूमत की तरफ से इस अहम मसले के लिए कोई इक़दामात मुरतब नहीं किए गए हैं? क्यों इन नशों की दस्तरत बहुत आसानी के साथ गरीब तबके से लेकर अमीर तबके तक होती है? तो नशे की सप्लाई लाइंस क्यों नहीं काटी जा रही हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा है? इस हवाले से बात करेंगे। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फ़िकार साहब, बहुत दफ़ा हमने इस इशू को हाईलाइट किया है कि एक तो नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा ड्रग
एडिक्शन बढ़ती जा रही है, ख़वातीन में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रुझान बढ़ता जा रहा है मुनशियात का। क्या वजह आपको इसके पीछे लगती है? आप इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाते रहते हैं। क्या ये भी ज़िंदगी से फ़राग हासिल करने का उन्हें एक ज़रिया मिलता है, या समझती हैं कि इससे हमें चीज़ें जो है वो कम डिस्ट्रैक्ट करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी? अभी आपने जो स्टार्ट में बातें की है ना, मैं उसी को लेता हूँ। ख़वातीन के दो तबके हैं, एक अपर क्लास की ख़वातीन है एंड मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। इस वक्त जो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन में जो एडिक्शन की रेशो में इजाफा हो रहा है, अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है। उसकी एक बुनियादी वजह हम देखते हैं सड़कों, बागों, पार्कों में ख़वातीन जो लाहौर के हॉटस्पॉट मुकाम हैं, मर्दों के साथ यंग लड़कियां पढ़ी लिखी वो भी नशा करती हैं, होती हैं। उसके बाद ऐसी ख़वातीन आती हैं जो गाड़ी से उतरती हैं और इंजेक्शन लगा के ना ड्रग एडिक्ट से चली जाती हैं। उसके बाद वो ख़वातीन जिसका आपने अभी जिक्र किया, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छा लिबास पहनती हैं, बड़े बड़े घर हैं, एक स्टेटस को, एक सिंबल जो अडॉप्ट करना है सोसाइटी में, वो बेगमात जो हैं वो अगर जिस्म में थोड़ी सी मोटी हैं तो डॉक्टर के पास जाती हैं। अभी आपने जिस तरह ये अभी खाने पे प्रोग्राम किया था, अगर आपका जिस्म, तो सम डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्मोकिंग का सहारा लें। खाने के बाद आप सिगरेट का इस्तेमाल करेंगी तो वो आपके पेट में, आपके जिस्म में कमी वाक़या होगी। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब सिगरेट का इस्तेमाल करती हैं, फिर एक ऐसा ग्रोह, एक ऐसा तबका उनका जो अपर क्लास के हैं, वो ख़वातीन ऑलरेडी पहले नशे का शिकार होती हैं। और यकीनन नशा एक शख्स अकेला नहीं करता, एक ग्रुप की सूरत में करता है। फिर वो देखा देखी कि यार वो पीछे ना रह जाए, मैं भी इस्तेमाल करूं। अब आप देखें वेप या वाइपिंग जिसे कहते हैं, नई जो इंट्रोड्यूस हुई है, ई सिगरेट, वो ख़वातीन के हर बैग में मौजूद है इस वक्त। बड़ी बड़ी अपर क्लास जो भी ख़वातीन बड़ी सोसाइटी में हैं, जिनके एक अपने ग्रुप हैं। अच्छा, वेप सिर्फ बड़ी सोसाइटी की ख़वातीन में नहीं है, मिडिल क्लास में भी है? मिडिल क्लास में ये निकोटिन पैचेस हैं। अच्छा। और वो इसलिए उसका एक्सपेंसिव ज्यादा है, महंगी है, 10,000 की है, कोई 12,000 की है, कीमतन वाइज आम बंदा उसे नहीं ले सकता। वो जिनके पास पैसे हैं, वो ख़वातीन फिर इसका इल्लत का शिकार होती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का एक लेवल है, जिस तरह आप खाना खाते हैं, मैं चाय का एक मैक्सिमम एक चाय का कप पीऊँगा, दूसरा मैं चाय का कप नहीं पी सकता इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो जाए। इसी तरह आप एडिक्शन में भी बॉडी का लेवल है। सही। अगर आप, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि सड़कों, बागों, पार्कों में ड्रग एडिक्ट्स बैठे हैं, वो 6 से 7 इंजेक्शन लगाते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के, डिफरेंट, मैं नाम नहीं लेता, वो लगाते हैं। उसके बाद एक इंजेक्शन जो पानी में मिक्स करके हीरोइन का लगाते हैं, अपनी बॉडी के लेवल को, अपनी डोज को कंफर्टेबल करने के लिए। अगर वो नहीं लगाते, अगर वो बॉडी का लेवल पूरा नहीं होता, जो प्लेयर आपको पहली डोज में मिला था ना, जो पहली डोज जिंदगी में आपने फर्स्ट स्टेप पे डोज ली थी, चाहे वो हीरोइन की ली, चर्च की ली, कोकीन की, हैश की, उस डोज को लेने के लिए आप डोज बढ़ाते जाते हैं, उस प्लेयर को लेने के लिए। वो प्लेयर आपको नहीं मिलता और जिस वजह से आप नशे। ख़वातीन का रोल इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों की निस्बत 70% बेहतर पैगाम पहुँचा सकती हैं। अगर ख़वातीन जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ ही काम करे तो मैं समझता हूँ मर्दों की निस्बत उनका पैगाम बेहतर और अच्छे तरीके से सुना जाता है। हमारी टीवी की बहुत सी मार्केटिंग में पब्लिसिटी ऐसी है कि जिसमें ख़वातीन नहीं होगी, उसमें वो जो एड है वो नहीं होगा। तो ख़वातीन के जो मुख्तलिफ रूप हैं, स्टेजेस हैं, यानी आप बच्ची से लेके आप बेटी हैं, माँ हैं, बहू हैं, बीवी हैं, सास हैं, नंद, जो भी आपका स्टेटस है, आप उस स्टेटस के तहत ड्रग्स के खिलाफ भरपूर तरीके से काम भी कर सकती हैं। लेकिन जुल्फ़िकार साहब, जैसे हमने नौजवानों पे बात की थी कि वो भी ऐसी कंपनी में बैठते हैं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ से देखा देखी भी बच्चों के साथ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक चीज़ हो सकती है कि इनिशिएटिव वहाँ से लिया जाता और उसके बाद ये एक चीज़ उनको लत लग जाती हो। असल एक ग्रुप होता है कि अगर 4 बंदे नशा कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल ही हैं या मेल हैं, तो मैं उसमें अगर एंटर होता हूँ तो मैं बड़ा माइनस सा अपने आप को फील करता हूँ, नहीं यार मैं इनसे नहीं। वो आपको ना ताने देते हैं, ओ यार इसको शुरू करो, क्या है तुम बड़े बुज़दिल हो, एक मरतबा देखो तो सही। जब वो एक मरतबा देखो सही, इसको ट्राई करो, वो ट्राई करने के चक्कर में आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी इल्लत का शिकार हो जाते हैं। फिर ये है कि
जब आप ग्रुप में बैठते हैं नशा करने के लिए, एक आदमी चाहे वो ख्वातीन क्यों ना हो, एक आदमी ड्रग्स लेके आता है, अच्छा। एक आदमी पैसे खर्च करता है, एक वेन्यू जगह प्ले देता है, और चौथे नंबर पे नए आदमियों को घेर के लेके आना। यानी ये 4 कंपोनेंट हैं जो ड्रग्स की फील्ड में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो ग्रुप की सूरत में नए बंदों को लेके आना, ड्रग्स लेके आना, पैसे लेके आना। क्योंकि एक आदमी जिसने, चाहे वो ख्वातीन क्यों ना हो, जब उसने ड्रग शुरू की है तो ऑब्वियसली कि उसके पास पैसे एक ना एक दिन ख़त्म होंगे। वो घर से चोरी करेंगे, चीज़ें सेल करेंगे, रिलेटिव से पैसे लेंगे, घर के अंदर से जो पैसे होंगे वो चोरी करेंगे। हम अक्सर, मेरे पास जो केसेस आए हैं मैंने देखा है, हम 80% अपर क्लास के लोग जो अपने जो सर्वेंट पे जो काम करने वाले, उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने हमारे घर से चीज़ चोरी कर ली, इसने पैसे चोरी कर लिए, इसने जेवर चोरी कर लिया। हकीकत में अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, डीपली जाया जाए उसमें, तो उनका बच्चा या बच्ची ड्रग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अपनी ड्रग्स के पैसों को पूरा करने के लिए, पैसों की नीड के लिए घर से चोरी चकारी करते हैं, और वो फिर इल्ज़ाम लग जाता है उन जो काम करने वाले हैं। काम करने वाले, मैं मानता हूँ काम करने वाले करते हैं, लेकिन इतनी तादाद में एक बंदा 10 साल से आपके पास काम कर रहा है, तो जाहिर बात आपका ट्रस्ट उस पर बिल्ड हो जाता है। आप घर की हर चीज़, वो आपका सेकंड घर का वो फर्द होता है, उसको हर चीज़ का पता होता है। तो ख्वातीन में ये जो इल्लत है ना, ये भी बहुत बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब सड़कों पे आप देख लें, जो लाहौर के हॉटस्पॉट मकामात हैं, अभी आप लक्ष्मी चौक में चले जाएं, लाहौर होटल से शुरू हो जाएं, लक्ष्मी चौक तक आपको 10-12 ख्वातीन नजर आएंगी। दाता दरबार चले जाएं, अली पार्क में चले जाएं, उसके बाद नहर के ऊपर चले जाएं, हरबंसपुरा, उससे आगे आ जाएं, लाल पुल, फतेहगढ़, मुगलपुरा, धर्मपुरा, फिर ये हमारा जो FC कॉलेज के जो मुस्लिम टाउन मोड़ है, जहाँ 4 वो पुलिस स्टेशन लगते हैं, वहाँ ख्वातीन की तादाद ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम मर्दों के लिए कोई काम नहीं कर सके, तो ख्वातीन के लिए किस तरह काम करेंगे? हमें दोनों के लिए, ख्वातीन के लिए और मर्दों के लिए भी एक भरपूर तरीके से जामे कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी की जरूरत है। वो भी तक नहीं हम कर सके। एग्जैक्टली, मतलब दोनों के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है मनशियात का इस्तेमाल है। तो आपको क्या लगता है फिर किस तरह इसको, चीज़ों को आगे बेहतर बनाया जा सकता है? 12 हम इस अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास अभी 2-3 केस है ख्वातीन के। अच्छा। डिफेंस से उनका ताल्लुक था। एक फैमिली की 2 बहनें इकट्ठी, उनको भी ट्रीटमेंट में रेफर किया है, तकरीबन 1.5 महीना हो गया। वो बच्चियों की स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक बहन पहले नशा करती थी, फिर उसकी शादी हुई, उसको 1 वीक के बाद डिवोर्स हो गई, वालिदैन ने फिर उसकी शादी की। फिर 2 महीने के बाद ससुराल वालों ने कहा पहले इसका नशा ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था ये नशा करती है, उन्होंने भेज दिया। उसने अपने ग्रुप में अपनी दूसरी बहन को साथ शामिल किया, और जब वो दूसरी बहन को शामिल किया तो वो उनका तरीका कार ये था कि वो रात को तैयार होती थी, 6 बजे 7 बजे चली जाती थी। वो डिफेंस के एरिया में मुख्तलिफ जो बड़े बड़े घर हैं, जहाँ बात तो ऐसे घर हैं जिनके अंदर बार सिस्टम भी है, बच्चे, वालिदैन समझते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हकीकत में बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, बच्चे नशा कर रहे होते हैं। अब आइस जो है वो अमूमन, अब किसी ख्वातीन को भी देखें, वो भी आइस का इस्तेमाल कर रही हैं। किस ड्रग का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? ज्यादा इस्तेमाल जो ड्रग्स का मेल एंड फीमेल में अब आइस का बढ़ चुका है। आइस का दोनों साइड से। उसकी वजह यह है कि आइस आज से 4-5 साल पहले उसकी डोज प्राइस थी, क्योंकि इसका ना प्राइस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा। प्राइस, कीमत और सप्लाई के साथ, सही, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ। अब ड्रग्स जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, आइस जो है लोकल बन रही है, वीड जो है वो लोकल तैयार हो रही है। अब वो बाहर से नहीं कोई इतना प्रेशर हम पे कि हम जी बाहर से आ रहे हैं, स्मगल हो रही है। अब जाहिर बात, जब जो चीज़ मार्केट में आई है वो बाई 1 और गेट 1 फ्री वाला हिसाब है, ये भी इसमें है। अच्छा। इसमें क्रेडिट है बहुत ज्यादा। आप जो बेचने वाला है, सप्लायर है, वो क्रेडिट देता है आपको। पिल जो है, टैबलेट, एस्टेसी, LSD टैबलेट, जिसे पार्टी ड्रग कहते हैं, वो ख्वातीन को लगाई जाती हैं। अच्छा। जो बड़े ऑफिस में काम करती हैं, वहाँ की ख्वातीन जो हैं, उनके बॉस जो आपस में मिलके पार्टियां करते हैं, वीकली पार्टियां। अब एक ऐसा बिजनेस है, मैं उसका नाम नहीं लेता, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, वो आजकल बड़ा फेमस है बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस कह लें आप। प्रॉपर्टी की डील दुबई में होती है, बड़ी डील। उसमें आप डांस होते हैं, पार्टियां होती हैं, और वो डील तय की जाती है कि जनाब इस तरह, और वो ख्वातीन के जरिए करवाई जाती हैं। और ख्वातीन ज्यादा अब आइस की तरफ बढ़ रही हैं।
क्योंकि वो अब ज़रा एक्सपेंसिव नहीं है। अब आम नॉर्मल डोज उसकी है 1500 रुपए की, 2000 रुपए की मिल रही है। अच्छा। जो एक डोज, मैंने पहले भी आपको कई प्रोग्रामों में कहा कि वालदैन को चाहिए, चाहे वो ख़वातीन हो, उनके बच्चे या मेल हों, वालदैन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वालदैन किस लिए जिम्मेदारी आयद होती है? वो वालदैन ये देखे कि मेरा बच्चा रात को जागता है, सोता नहीं है। अगर एक बच्चा 2 दिन से जाग रहा है तो वालदैन की लम्हा फिक्री है कि मेरा बच्चा क्यों, मेरी बच्ची क्यों जाग रही है। हाँ। वो समझते हैं मेरा बच्चा और बच्ची पढ़ रही है। हकीकत में वो एडिक्शन की तरफ बढ़ रही होती है। नहीं है ना, हमारे वालिदैन को उतनी अवेयरनेस नहीं पहुंचाई जा रही है उन तक कि आप देख सकें। लेकिन हम इसी वजह से ये प्रोग्राम बनाते हैं ताकि उन तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाई जा सके और आपके थ्रू ये चीज़ जाए, क्योंकि आप इस हवाले से इतना काम कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उनको किस तरह हम जगा सकते हैं इन लोगों को कि या फिर वो अरबाब इख्तियार में हो, हुकूमत में बैठे हों कि इनके हवाले से कोई काम किया जाए। इन्होंने आगे जाके मुल्क को संभालना है, हमारे जो नौजवान हैं। देखिए, बड़े स्टेक होल्डर में ना गवर्नमेंट है, वालदैन है और टीचर्स हैं। ये 3 स्टेक होल्डर में जो मेन रोल है वो गवर्नमेंट का तो आता है। अच्छा। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही किसी भी सूरत से, अब देखें उसकी मिसाल एक मैं देना चाहता हूँ। हमारे माशी हालात क्या है, हमारे सियासी हालात क्या है। इन हालात में ड्रग की सप्लाई में इजाफा होता है, ड्रग की डिमांड में इजाफा होता है, आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर, और इस्तेमाल में इजाफा होता है। पीने वालों में एक आसानी के साथ उनको हर चीज़ मिलती है। अब तो डोर स्टेप पे आपके आगे ना, आप व्हाट्सएप के जरिए, और उसके बाद आपको टेलीफोन करने की व्हाट्सएप, वो आपको डिलीवरी दे जाएगा किसी स्टोर में, किसी सड़क आपके घर आ जाता वो है। बिल्कुल आपको वो आसानी के साथ ये चीज़ हो रही है। वालदैन के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वालदैन वो अदा नहीं कर रहे। इसलिए नहीं अदा कर रहे कि माशीलात ख़राब हैं जी। वालदैन ये कहते हैं मिडिल एंड पुअर क्लास में, जनाब महंगाई बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हम क्या करें, हमने तो बच्चों का पेट पालना है किसी तरीके से। और वो अपर क्लास के भी यही मामलात हैं। जब आप बच्चों पे, मैं अक्सर वालदैन को कहता हूँ, आप हफ्ते में एक बार, आप 10 दिन के बाद एक बार बच्चों को बैठाएं, एज ए दोस्त की हैसियत से बात करें उससे। अब वो वक्त पहला गुजर गया कि जनाब आप बच्चों के साथ वो बात नहीं करते, अब बच्चों के साथ बात करें, अपनी बच्चियों के साथ बात करें, उनको एज ए दोस्त समझ के कहें कि आप बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, उनकी जो प्रॉब्लम है उन पे डिस्कस करें। जो भी सोल्यूशन निकलता है बेहतरी, आप एजुकेशन पे बात करें, उसकी लाइफस्टाइल पे बात करें, उसके दोस्तों के बारे में बात करें, आपके दोस्त कौन से हैं, आपकी एजुकेशन कैसी है। क्या मुझे ये बताएं, कितने वालिदैन जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कितने वालिदैन जो स्कूलों में जाते हैं, कितने वालिदैन जो पेरेंट्स की मीटिंग में जाकर पूछते हैं मेरे बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की। हम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, चाहे खवातीन हो चाहे मेल हो, मेल या जो उन पे प्रेशर ये डालते हैं कि आपने अच्छे नंबर लेके आने हैं, आपने वो हमारे रिलेटिव में वो बच्चा जो बढ़ गया है, वो बच्चा देखे रात को ऑनलाइन काम कर रहा है, वो 50,000 लाख रुपया कमा रहा है, तुम क्यों नहीं। वो एक डिप्रेशन, एंजाइटी है ना, वो चीज़ों की, वो चीज़ें आगे नेगेटिविटी को बढ़ने की तरफ मौका फराहम करती हैं। हमारे वालिदैन को चाहिए पोलाइटली तरीके से, आज वालिदैन भी परेशान है, वालिदैन, इसलिए मैं उनको तो ये कहूँगा कि वो आज के हालात ये हैं, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि आज वो दौर जा रहा है कि जब आप बच्चों के साथ किसी बेहतर तरीके से उसको बात को समझाना चाहे ना, तो बच्चा आपके गिरेबान को पकड़ने की कोशिश करता है, आर्गू करता है, आगे लड़ने के लिए आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो वालिदैन अपनी इज्जत बचाने की खातिर बच्चों के साथ इस तरह बात नहीं करते। और ये मेरे ख्याल से ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, मनशियात का इस्तेमाल, उसकी वजह से आपके अंदर एग्रेशन, क्राइम, मनशियात, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। चीज़ें बढ़ जाती हैं, आपका बिहेवियर इतना ख़राब होना शुरू हो जाता है सोसाइटी के साथ, इवन दो के जैसे आप पेरेंट्स के साथ बता रहे हैं। और जिस तरह जुल्फ़िकार साहब मैंने बात की थी कि कोई 500 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिन्हें नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दुरुस्त है चीज़ें? बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया में आप हिस्ट्री गूगल पे जाके देखें ड्रग्स की, हाँ। तो ड्रग्स 500 से भी ज़्यादा नाम है उनके। अच्छा। ड्रग्स के 500 से भी ज़्यादा नाम है जो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में यूज़ होते हैं और वो लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। और ये हमारे यहाँ भी, अब देखें ना, आज आपने अभी सर्वे की वो नंबर बता रही थी, हाँ। तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का सर्वे है उसके मुताबिक 6.7 मिलियन यानी 67 लाख लोग हैं 2013 के सर्वे के मुताबिक। बट बीइंग एज एक्सपर्ट मैं कह सकता हूं कि इस वक्त 10 मिलियन के करीब लोग नशा कर रहे हैं। तो हाँ। उस वक्त जब सर्वे हुआ था उस वक्त देखे आइस नहीं थी इतनी, हाँ। एस्टसी LSD टैबलेट नहीं थी और वीड नहीं थी। अब ऐसे ऐसे नशे मार्केट में केमिकल ड्रग्स बहुत ज्यादा आ गई हैं। अच्छा। केमिकल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बहुत ज्यादा आ गई हैं। अब देखे जो स्कून आवर अद्वियात हैं जो अब्यूज करते हैं लोग
ख़वातीन ज़्यादा करती हैं अब्यूज़ उसका। ज़रा भी सर दर्द हो गई, ज़रा भी कोई डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी, डॉक्टर ने लिख के दिया आपको एक चीज़, वो आपने अक्सर ख़वातीन या तो अपनी किचन में किसी जगह पे रख देती है या अपने बैग में रखती है। ज़रा को घर में कोई ऐसी लड़ाई कोई परेशानी हुई, जल्दी जल्दी से बच्चे के मंगाई या खुद चली गई, वो एक ला के खा ली। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसका अब्यूज़ बढ़ाते हैं ना, तो जाहिर बात वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है। फिर डिपेंडेंसी हाई हो जाती है, बॉडी का लेवल उसके बगैर नहीं रहता, फिर आप कहते हैं जी मैं अब नशे की तरफ आज। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुकीन का, हैश का, आप आइस का नशा करें, आप दूसरी चीज़ें भी हैं जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, उनकी तरफ भी आपका रुझान बढ़े। खाना, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, खाना भी एक है कि चाहे मेरा पेट बड़ा भर गया हो, सारा कुछ हो, लेकिन ये आंख नहीं, ये जो आंख की है ना, नजर की जो ये नहीं बढ़ती इंसान की कभी भी, इसकी नीयत में फतूर आता है, जिसकी वजह से सारे मामला खराब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके हवाले से हमें सही में लम्हा फिक्री हमारे लिए बनता जा रहा है और इक़दाम उठाने की ज़रूरत हमें करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे एंड पे जुल्फ़िकार साहब, किस तरह इस चैलेंज को, मैं तो चैलेंज कहूँगी, इस इशू को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हर शख्स अपनी सियासत में, चैलेंज में इजाफा होता जा रहा है, हर बंदा सियासत में लगा हुआ है, हर बंदा मुल्क को क्या कहते हैं, मैं ये कहूँगा अपनी इज्जत बचाने के लिए हर मलबा मुल्क पे डाल रहा है जी। ये मुल्क, सर हमारी जिम्मेदारी, सियासतदान को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, ब्यूरोक्रेट को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, वो डर और खौफ से निकलना है। अगर आपने मेरे मुंह में अगर आपने इस पे काम न किया, तो मैं अभी भी कहता हूं 2025 में लाहौर की 240 सड़कें होंगी। आप हजारों नशइयों को हर सड़क पे, जिस सड़क पे आप जाएंगे आपको ड्रग एडिक्शन नजर आएगा। आपकी पॉलिसी नहीं है, आपकी पॉलिसी नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, प्लानिंग नहीं है, विजन नहीं है। जो बात कहता है उसे खामोश करा देते हैं, मुझे खामोश कराते हैं, मुझे कहते हैं आप खामोश रहे, आप क्यों शोर डालते हैं? ओ भाई, मैं इसलिए शोर डालता हूं कि मैंने जिंदगी पूरी इसमें गुजारी है, मैं लोगों के दुख दर्द में शामिल होता हूं, मैं लोगों की खुशियों बढ़ाना चाहता हूं, मैं लोगों के गमों को दूर करता हूं। ये एडिक्शन ड्रग्स एक ऐसा मसला है, ना अमीर को देखता है ना गरीब को, जिस घर में चला जाए तबाही फेर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब किसी को चुप कराने से क्या जाए, मतलब एक घर का बच्चा अगर इस दुनिया से चला जाता है एडिक्शन की वजह से, जब वो ओवरडोज कर लेता है, तो उन घर वालों से पूछे कि वो किस कुर्ब में मुब्तला होते हैं। तो इस हवाले से काम करने की हमें अभी भी बहुत ज़रूरत है, और हम तो जनाब अपने इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहेंगे, अवेयरनेस फैलाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करें और इस हवाले से जो है इक़दाम उठाने की कोशिश करें। हम अपने तौर पर भी हमें करनी चाहिए। हमारे साथ सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब मौजूद है, कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और वही ड्रग्स के हवाले से जनाब हम बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और आजकल लाहौरियों का सबसे बड़ा मसला बन चुका है आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ डेंगू वायरस, क्योंकि डेंगू मच्छर के कातिलाना हमले जारी हैं और लाहौर में मजीद 3 अफराद डेंगू वायरस से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। रवा साल लाहौर से 13 अफराद जा बहाक हो चुके हैं, और 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर से मजीद 91 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुआ है, लेकिन इंतज़ामी गफलत और लापरवाही की वजह से उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, और ना ही इसकी वैक्सीन के हवाले से खातिर खा इंतजामात भी किए जा सके। इवन तो देखा जाए तो हमारे हमसाया मुल्क डेंगू वायरस की वैक्सीन तैयार कर चुके हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई करने की तैयारी में भी हैं, लेकिन हमारी तरजीहात में डेंगू मेरे ख्याल से शामिल ही नहीं है। पाकिस्तान में बताया जाता है कि सबसे पहले जो डेंगू की शनाख्त हुई थी, डेंगू के मरीज आया था वो 1994 में उसकी शनाख्त हुई थी। उसके बाद फिर 2010 में एक आउटब्रेक हुआ डेंगू का दोबारा से, जिसमें 16,580 से ज्यादा केसेस सिर्फ लाहौर में देखे गए थे, और जिसमें 257
हलाकतें भी हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि फिर 2011 में उस वक्त मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी यहाँ पर पंजाब में, उन्होंने उसके लिए खातिर खा इकदाम भी किए, उसके लिए स्पेशल डेंगू स्क्वाड भी बनाया गया उस वक्त। लेकिन जब ये बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और उसके इलाज में मुश्किलात पेश आई तो मरीजों की अमवात का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से श्रीलंका से एक मेडिकल टीम बुलवाई गई जिसने डेंगू की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम भी बताए, जिसकी बना पर डेंगू आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और 2010 से लेकर 2018 तक यही सिलसिला चलता रहा। और फिर बुज़दार हुकूमत ने पंजाब की कमान संभाली और लगा यूं था कि शायद डेंगू उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इस पर खातिर खा तवज्जो ही नहीं दी थी और बहाना यह बना दिया गया कि कोरोना की वजह से डेंगू नजरअंदाज हुआ है। लेकिन सूबे की हालत इस हद तक बदतर हुई कि पंजाब के तमाम अस्पतालों में डेंगू के मरीजों से वो भर गए थे और जगह इतनी कम पड़ गई थी कि वहां पे पेशेंट्स दाखिल नहीं हो पा रहे थे। बुज़दार हुकूमत में हर साल कई जाने डेंगू के डंग से गई हैं, लेकिन इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब सूबे पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही हैं और अगर अब उनकी बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कोई खातिर खा तब्दीली नजर नहीं आई है हमें। रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के केसेस में इजाफा ही होता जा रहा है। तो क्या इंतजामात किए जा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से, क्यों काबू में नहीं आ रहा डेंगू, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब हैं, डायरेक्टर हैं CTD पंजाब के, और मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, आज हमने जितने भी डेंगू के हवाले से बात करनी है कि कब ये शुरू हुआ, तब कितने केसेस थे, उसके बाद किस तरह इसके आउटब्रेक को रोका गया, क्या क्या इंतजाम किए गए, और टिल 2022 में हमने वापस आना है और बात करनी है कि आज कंपैरेटिवली किस चीज़ की में हम लैग कर रहे हैं कि हम इस पर काबू नहीं पा रहे हैं। जिस तरह मैंने बात की कि 1994 में ये चीज़ पहले आई और उसके बाद फिर 2010 में इसका बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ, तो आपको क्या लगता है तब में और आज 2022 में क्या फ़र्क है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे इधर मदऊ किया। बेसिकली डेंगू आउटब्रेक्स के अगर हम एपिडेमिक वाइज देखें तो ये जहाँ पे एंडेमिक हो जाता है, जिस तरह फिलीपींस, इंडोनेशिया ऐसी जगहों पे हो गया था, तो वहाँ पे भी अभी तक मौजूद है। अब अगली बात आ जाती है कि उसको कंट्रोल में रखा जाए, उसको कम किया जाए और लोगों को उससे महफूज किया जाए। इसमें आप अगर हम इसके 3 पहलुओं से जायजा ले लेते हैं। पहला है कि हुकूमती इक़दामात, दूसरा है कि लोगों के रिस्पांस, जो कि सोसाइटी का रिस्पांस है, वो भी नहायत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और तीसरा है फिर आइंदा के लिए इक़दामात। तो पहले हम, मेरा ख्याल है कि हुकूमती इक़दामात को कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी पहली हुकूमत शहबाज शरीफ में एक्टिविटी नज़र आई, सेकंड में डोरमेंट नज़र आई और उसकी वजह शायद कोविड को कहा गया, और अब भी कोई ख़ास, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंटेस्ट करूँगा। बेसिकली ये एक इवॉल्विंग डिजीज़ है, ये नहीं है कि ये स्टैटिक है, हमें पता है कि यही करना है। इसमें मच्छर भी अपनी आदत बदलता रहता है और उसके ऊपर दवाइयाँ जो इफ़ेक्टिव होती हैं वो भी आदत बदलती रहती हैं। इस तरह जिस तरह हम लोग एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इस तरह मच्छर भी यही है। तो हमने एक सिलसिला बनाया हुआ है हुकूमती लेवल पे जो कि बड़ा बेहतर सिलसिला है बाकी दुनिया में, बल्कि इवन आपने श्रीलंका की टीम की बात की, हमने पहला एक्सपीरियंस या पहला नॉलेज हमने उन्हीं से लिया कि पब्लिक हेल्थ वाइज हमने उसको किस तरह कंट्रोल करना है। उस एक्सपीरियंस को लेके हम चले। अब जब श्रीलंका की टीम आती है तो वो हमें बड़ा अप्रिशिएट करके जाती है कि वो कहती है कि आपने बड़े बर वक्त और बड़े अच्छे तरीके से इसको किया। अगर हम ये बात मान लें कि हमने कोई काम नहीं किया हुकूमती सतह पे, तो आज तो डेंगू एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता हमारे, कोविड की तरह बहुत सी ये जाने निकल गया होता। बरअक्स इसके स्टैटिस्टिक्स कुछ और बताते हैं। वो ये बताते हैं कि इस साल पिछले साल की बनिस्बत केसेस भी कम हुए, नंबर 1, और डेथ्स नाहायत कम हुई। पिछले साल सैकड़ों में थी, इस साल अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 30 के रेंज में जा रहे हैं।
तो ये एक बहुत जाहिर है इफेक्टिव काम किया गया, तो ये स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हुए। फिर जिस तरह बेड ऑक्यूपेंसी आपने कहा कि सारे अस्पताल भर गए थे, आज भी लाहौर की जो सिचुएशन रिपोर्ट हमारे पास आती है, आज की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी हमारे 50% बेड्स खाली हैं। कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई है और उसके अलावा उसको डील करने का भी हमने बेहतर इंतजाम किए। फिर जो इसकी तरीक़ाकार है कि ये टीयर वाइज हम इसका काम चलता है, सिलसिला चलता है। और इसमें आपने जिस तरह कहा कि जी हुकूमत को शायद इस चीज़ का फोकस नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब जो एक सिलसिला इस्टेब्लिश किया गया था जिसको हम कहते हैं कैबिनेट कमेटी मीटिंग CCM, वो बड़ी फ्रीक्वेंटली होती है हमारी, हर हफ्ते कोशिश करते हैं, अगर हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते के या 10 दिनों में कम से कम एक मरतबा ज़रूर होती है। और कैबिनेट कमेटी मीटिंग हमारा हाईएस्ट फोरम है जिसको जो है जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, DC साहिबान, MS साहिबान ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सारे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के उनसे रिपोर्ट ली जाती है। हाँ जी जी, और वो उसके ऊपर बाकायदा वहाँ पे एक पूरी रिपोर्ट पेश की जाती है जिसको बड़े उसको सेंसिटिव और तनकीदी नज़र से देखा जाता है। ठीक है। उसमें रेक्टिफिकेशंस जो चाहिए होती हैं वो देयर एंड देन अनाउंस भी की जाती है और अगली दफ़ा उनके बारे में पूछा भी जाता है कि ये आपको काम कहा गया था, आपने कर लिया। फिर उसके अंदर हमारी रिपोर्ट सारी होती हैं जो सर्वेलेंस की, और वो सारे महकमा जात से इंडिविजुअली पूछा जाता है कि आपकी रिपोर्ट पिछली दफा ये थी तो इस दफा ऐसे क्यों। मैं इसी पे आऊंगी, सेंसिटिविटी ऑफ आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन से साल में कितने वो आए केसेस आए, उनके ऊपर किस तरह अग्रेसिवली किया गया, क्योंकि शहबाज हुकूमत में हमने देखा बड़ी अग्रेसिवली इन चीजों को टेकअप किया जाता था, उसके हवाले से इकदाम उठाए जाते थे। तो इसी वाले से मैं बिलाल आपकी तरफ आना चाहूंगी कि जिस तरह मैंने स्टैटिस्टिक्स भी बताया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2010 में इसका बहुत ज्यादा आउटब्रेक हुआ था, वहां पे केसेस भी बहुत ज्यादा आए थे। तो उस 2010 में अगर देखा जाए तो आज में देखा जाए, आपको क्या फर्क लगता है इंतजामात के हवाले से जो हुकूमत ने तब किए और अब किए? देखिए मुनीबा, 2012 की बात करें या 22 की बात करें, हाँ। तो जो डिफरेंस है वो एक था एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पे थे वो थे शहबाज शरीफ और अब हैं परवेज लाही, या उससे पहले बुज़दार साहब थे। हाँ। तो यही डिफरेंस है उनकी वो कितने एफिशिएंट थे शहबाज शरीफ और कितना कीन उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया डेंगू के। इसमें कोई शक नहीं है कि 2012 में जब डेंगू आया था तो बहुत ज़्यादा इसका आउटब्रेक था और मतलब हॉस्पिटल भर चुके थे, पता नहीं था इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। हाँ। हेल्प ली गई फॉरेनर्स की, श्रीलंकन आए, फिर उन्होंने बताया, तो उस वक्त हमारे बड़े एक डॉक्टर मरहूम फैसल मसूद साहब भी होते थे, फिर उन्होंने एक डयाग कमेटी बनाई, एक्सपर्ट उन लोगों में शामिल किए, फिर उन लोगों को उनसे आगाह किया गया, फिर और एडवांस कंट्री से भी थोड़ी सी हेल्प ली गई कि इसको हम कैसे केटर करेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उस वक्त और अब में जो डिफरेंस वो यही है कि उस वक्त मीटिंग्स बड़ी हाई प्रोफाइल होती थी। अच्छा। बड़ा उसमें जो है वो चीज़ों को कंडेम भी किया जाता था कि केस आया तो आया क्यों। अब चीज़ों को उस तरह मेरा ख्याल है, मीटिंग्स तो अभी भी होती हैं तो, लेकिन उस तरह 6 बजे या 8 बजे मीटिंग्स नहीं होती, 10-11 बजे होती हैं। ये एक टाइम का डिफरेंस आ गया। फिर उसमें थोड़ी सी जो सख्ती होती थी मीटिंग्स में, वो अब इन मीटिंग्स में टॉप प्रायोरिटी पे उस तरह की वो चीज़ें नहीं है। अच्छा। तो यही फिर वजह होती है जो कि जो वर्क होता है ना उसमें थोड़ी सी नरमी जो है ये आ जाती है। लेकिन फिर जो पॉलिसीज़ जो बनती है ना, वो पॉलिसीज़ हमेशा बेहतर रहती है। अगर हम बात करें 2012-13 से और 22 में पॉलिसीज़ बेहतर हैं, पॉलिसीज़ इम्प्रूव हो रही हैं। अब चूंकि अब हमारी आबादी भी बढ़ रही है, लाहौर भी 2012 के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर चुका है, तो उसमें भी जो है ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अभी फिर डिफरेंस फिर ये आ रहा है कि जो मैन पावर थी वो उसमें कोई इतना खातिर ख्वाह इजाफा जो है वो नहीं किया गया। सोसाइटीज़ हमारी जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ है ना ये बड़ी थी, लेकिन फिर इसके अंदर जो ज़िले इंतजामिया थी उस तरह जिस तरह उनको फॉल होना चाहिए था, इम्प्लीमेंटेशन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की करवानी चाहिए थी, वो नहीं करवाई जा सकी। हमने ये देखा पिछले साल की निस्बत सबसे ज़्यादा मौत लाहौर और रावलपिंडी में हुई थी, तो उस पंजाब भर में तकरीबन 400-500 के करीब इसकी अमवात हुई थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हमने देखते थे कि ये जो पोश इलाके जो होते हैं, खुले इलाके जो होते हैं वहाँ पे होती थी, लेकिन
गुज़िश्ता साल इस साल हम ये देख रहे हैं कि ये जो कंजस्टेड एरियाज जो हैं वहाँ पे भी डेंगू जो है ये फैल रहा है। अब इसने वो तमाम वो जो एक मिथ थी कि ये सिर्फ अमीरों को होता है, जो शॉर्ट्स पहनते हैं या जो ग्रीनरी में रहते हैं सिर्फ उनको होता है, लेकिन अब ये जहाँ पे सफाई सुथराई नहीं होगी, तंग गलियां जो होंगी वहाँ पे भी होगा। अब मेरा ख्याल है इस साल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलावा जो तंग गलियां यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं। सही। तो फिर दूसरी बात फिर इसमें आती थी कि फॉगिंग स्प्रे करना है या नहीं करना, IRS स्प्रे करना है नहीं करना। ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों के जहनों में, जो कि लोग ये कहते हैं कि अब तो खैर जो जिले इंतजामिया है वो काम नहीं करती, तो लेकिन इसके ऊपर डॉक्टर साहब बताएंगे कि इसके हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं, क्यों नहीं करवाया जाता। लेकिन जो शहरी हैं इनका भी एक बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि मतलब जब इनको डेंगू होता है तो किस तरह डेंगू को लेके चलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक मतलब मिथ है मेरे ख्याल से, ये माइंड हमारा बन गया है कि फॉगिंग स्प्रे तब बहुत ज़्यादा होता था, हर हफ्ते आके हो रहा होता था, अंदर घरों में जाके हो रहा होता था, इसकी वजह से अब वो काम नहीं हो रहा, इसलिए इंतजामिया इसको इस पे फोकस नहीं कर रही है। तो क्या इसके हेल्थ हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं जो फॉगिंग स्प्रे पे अब इतना फोकस नहीं किया जा रहा? बेसिकली इसमें थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स का या आप कह लें जो विजिबिलिटी है ना, अच्छा, उसका इशू आ रहा है। सही। जब शुरू में ये आया तो ये बहुत ज़्यादा एक थ्रेटनिंग और हमारे लिए एक नई चीज़ थी। ठीक है। तो इस पे बहुत वर्क भी हुआ, जिस तरह इन्होंने कहा बजा कहा कि जी बहुत सख्ती के साथ होता था, सब कुछ होता था, वो अभी भी कायम है। वो हमें पहले ये होता था कि चूँकि नई चीज़ थी और जो भी चीज़ डिस्कशन में आती थी उस पर बहुत इंटेंस डिस्कशंस होती थी, टीवी पे हर वक्त चल रहा होता था, हर जगह पे हर फोरम में बात हो रही होती थी। अब हम लोग सेटल डाउन हो गए, ठीक है, हमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज का पता चल गया है और हम उसके हिसाब से हमारी जो टेक्निकल विंग है वो हमें बहुत एडवाइस ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। यानी हमें री इन्वेंट नहीं करना पड़ता हर दफा, दोबारा से हमें दोबारा पहिया नहीं बनाना पड़ता, हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है। ओके। इसलिए वो इंटेंसिटी आपको नजर नहीं आ रही, विजिबिलिटी का इशू है। नंबर 2 जो इन्होंने बात की कि जी उस वक्त बहुत ज्यादा फॉगिंग और IRS, और जिस तरह हम आपस में भी जब बात कर रहे थे, फॉगिंग एक ऐसा अमल है कि वो पूरी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। ओके। हमने ये जब हमारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है जो हमें ये टेक्निकल एडवाइजेस देता है और वो इंटरनेशनल WHO से एडवाइजरी लेके नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ को लेके इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को लेके कंसिडर करके फिर हमें एक गाइडलाइन देता है कि आपने इस तरीके से काम करना है। उस तरीके को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो उसमें अब रिसेंट चेंज जो आ रहा है जो है वो है कि फॉगिंग हम करवा रहे हैं, लेकिन जो एक वो वाइड स्प्रेड फॉगिंग थी वो नहीं करवा रहे। उसमें एनवायरनमेंट वालों का भी जहाँ पे डेंगू केस आता है वहाँ पे तो हो रही है जी, उसमें एनवायरनमेंट वालों का भी एतराज आता है। जिस तरह भी स्मॉग की बात हो रही थी, तो स्मॉग इज डेफिनेटली अ हैजर्ड, और ये तो फॉगिंग तो है ही स्मॉग। जी जी। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है इशू, उसमें आता है कि फॉरेस्ट वालों का कि खाली फॉग से खाली इंसेक्ट मॉस्किटो नहीं मर रहा, उससे और भी बहुत सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। सही। और वो इंसेक्ट पोलिनेशन में जो हमारी सब्जियां फलों के लिए कारआमद हैं, शहद की मक्खियां हैं, इस किस्म की और मक्खियां हैं, वो भी मर जाती हैं। उससे फिर हमारी एग्रीकल्चर मुतासर होती है। तो ये वाइड स्प्रेड फॉगिंग का कंसेप्ट अब लो डाउन हो गया। अब हमारी एक पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी ये है कि जहाँ पे टैग हो जाता है एक डेंगू का पेशेंट, कंफर्म्ड पेशेंट, उस घर में और उसके घर के इर्द गिर्द हमने टारगेट दिया होता है 15 से कई जगह पे 5 है, कई जगह 15, ज्यादातर 49 हाउसेज हम उस इर्द गिर्द के उनको स्प्रे करते हैं। IRS यानी कि जो घरों के अंदर जाके स्प्रे करते हैं और उस एरिया को फॉगिंग करते हैं, बजाय इसके कि वो सारी सड़कों पे एक फॉगर चल रहा हो, जिस तरह आपने डेंगू स्क्वाड की बात की। जो टारगेटेड एरिया होता है उसको किया जाता है। ठीक है। जिस तरह हमने कोरोना में हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करके हॉटस्पॉट्स पे काम किया था, उसी पॉलिसी को हम लेके चल रहे हैं। टारगेटेड हम IRS और फॉगिंग आज भी करते हैं ताकि बेजा ना हो, क्योंकि सांस के प्रॉब्लम जिनको है या जिनको अस्थमा है उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर आप मेरे से स्टैटिस्टिक्स मांगे तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर कितनी IRS की गई,
कितनी सर्वेलेंस की गई, उसके सारे मेरे पास जरूर जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैं पहले भी आपसे पूछी थी, वैक्सीन की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब बाकी हमारे जो हमसाए मुल्क हैं उन्होंने तो वैक्सीन तैयार भी कर लिया और वो वर्ल्ड वाइड इसको सप्लाई करने के हवाले से, देने के हवाले से भी तैयार हो चुके हैं, तो हम इसकी तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अच्छा, इसमें कुछ 2-3 टेक्निकल चीजें हैं। लाइक डेंगू वायरस इज नॉट अ सिंगल वायरस। अच्छा। ये अब तो हमें कम से कम 6 से 8 किस्म के वायरसेस का पता चल गया। जिस तरह कोरोना के वायरसेस अपनी शेप चेंज करते रहे, इस तरह ये भी DN1, DN2। ओके। तो वैक्सीन एक पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये वैक्सीन अभी रिसर्च फेज में था, आ गया है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी या उसकी एफिकेसी वो कितनी है वो अभी हमने अडॉप्ट नहीं की। हमें अभी ये डिस्कशन में, हमारा टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो है उसकी डिस्कशन में है कि इसका कितनी एफिकेसी है। हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इसकी एफिकेसी अच्छी है। हमें जब तक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप गाइडलाइन नहीं देगा कि जी वैक्सीन करनी है, तब तक हम अपने ओन पे नहीं करेंगे। हमें वो जिम्मेदारी से कह देंगे कि ये एक पार्ट ऑफ गाइडलाइन है, अब आप इसके ऊपर काम करें, हम वैक्सीन को प्रोक्योर भी करेंगे, हम उसको लगाएंगे भी, जिस तरह बिल्कुल कोरोना के ऊपर जिस तरह काम किया गया था। ट्रायल बेस पहले होगी, उसके बाद फिर एक बड़ी स्टेज पर इसको लेकर आया जाएगा। अच्छा बिलाल, आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप भी रिपोर्टिंग करते हुए खासतौर पर डेंगू के हवाले से भी हेल्थ बीट करते हैं, तो किन किन चीज़ों में हमें मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, उनको भी थोड़ा हम मशवरा दे देंगे कि अग्रेसिवली किन चीज़ों को हमें अब और ज़्यादा आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अभी भी इजाफा जो होता जाए, रवा साल 13 जो है डेथ्स हुई हैं यहाँ पर, तो किस तरह इनको टेकअप करना चाहिए या ओवरकम करना चाहिए? देखिए मुनीबा, सबसे अहम चीज़ थी कि शहबाज शरीफ के दौर में एक पॉलिसी बनी थी कि आपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को जो है डेंगू के हवाले से इनमें आगाही जो प्रोग्राम्स हैं वो करवाने हैं। अच्छा। जिसका हमने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो मौजूदा गवर्नमेंट भी लैग कर रही है। हमें जब डेंगू आता है तो जो अवेयरनेस है आम लोगों को वो नहीं मिलती। सबसे पहले तो अवेयरनेस के चैप्टर को हम जितना मजबूत कर सकते हैं, ना सिर्फ डेंगू को बल्कि कोरोना जितनी भी इस वक्त कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उन सबको। फिर उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है कि हमारे जो इस वक्त जो वर्कर्स हैं जो डेंगू प्रोग्राम हैं उनको उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको एक दफ़ा फिर से इनको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो गलत रिपोर्टिंग है ये बहुत ज़्यादा है। हमारे पास अभी भी जो अमला है ये इंतहाई कम है, जो कि एक दफ़ा अगर घर का विजिट करता है तो तकरीबन एक माह के बाद जो बारी दूसरे घर की तकरीबन एक माह के बाद मैन पावर जो है खास तौर पर वो इसमें कम है उस हवाले से, और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से ज़्यादा इकदाम उठाने की हमें और भी ज़रूरत है। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। डेंगू के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह इसको रोका जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या क्या की जा सकती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।